What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज के इस लेक्चर में थोड़ा सा हम लोग डिफरेंट तरीके से स्टार्ट करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर रखे हैं। एक बच्चे के द्वारा बोला गया था कि सर कई सारे क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते हैं जो समझ में नहीं आते कैसे अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन ऐसे भी है जिसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि किस तरीके से एग्जाम में आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और बाकी का कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आप लोग करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उनके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले यहाँ पर, उसके बाद में फिर हम लोग चीजों को लेकर आगे बढ़ेंगे। ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार यूपीएससी के अगर आप लोगों ने पुराने क्वेश्चन पेपर देखे हो तो आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे कई सारे क्वेश्चन ऐसे जो हैं ये स्टेट पीसीएस के द्वारा और यूपीएससी के द्वारा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में आप लोगों से बात करूं तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो नैनो टेक्नोलॉजी है तो इसका जो एप्लीकेशन है वो किन किन एरिया में किया जाता है। आप लोगों को एक काफी इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है, ये शायद कुछ बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता है उनके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर टेक्नोलॉजी के बेस कोई भी अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है और वो टेक्नोलॉजी ऐसी है जो अभी कंप्लीटली डेवलप नहीं हुई है, अभी फ्यूचर में बहुत सारे उसके ऐसे एस्पेक्ट हैं जिनको डेवलप किया जाना है, तो ऐसा अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इसका मतलब ये होता है, जैसे पूछा गया कि नैनो टेक्नोलॉजी का यूज कहां कर सकते हैं, तो फूड पैकेजिंग में, फ्यूल सेल और इसी के साथ में सोलर सेल के बारे में बात की जा रही है, इसी के साथ में बेटर एयर एंड वाटर क्वालिटी के बारे में बात की जा रही है। तो ये ऐसे एरिया हैं जो अभी डेवलप हो रहे हैं, कंप्लीटली डेवलप नहीं हुए, तो इनके बारे में ऐसा बोलना कि हाँ ये काम नहीं कर सकता है और पता चला फिर 2-3 महीने बाद फिर उसमें कोई रिसर्च हो गई, कोई खोज हुई, तो फिर वो इस काम को करने लगेगा। पता चला नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके सोलर सेल नहीं बनाई जा रही है, ठीक है, पर लेकिन पता चला 2 महीने बाद में ये ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट हो गया। तो जो फ्यूचरिस्टिक जो टेक्नोलॉजी होती है वो ऐसा अगर क्वेश्चन यूपीएससी देती है तो इसका मतलब बेसिकली होता है कि इसका आंसर मैक्सिमम कोई रेयर ही ऐसा एक क्वेश्चन कोई रहा होगा, मुझे मेरी नजरों में तो नहीं आया जिसमें ऐसा नहीं देखने को मिला हो, वरना सारे जो ऑप्शन होंगे वो आप लोगों को सही मिलेंगे। यानी कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के बारे में बात करता है तो वहां पर सारे जो आंसर हैं वो आप लोगों को सही नजर आएंगे। तो आप लोग इस तरह क्वेश्चन एक तरीके से अगर आप लोग इस तरह क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, भले ही आप लोगों को इनके बारे में नहीं पता है पर कोई फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के बारे में ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है तो आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो आंसर इसका डी हो गया। आगे चलता हूं। नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन है ये मालाबार एक्सरसाइज के बारे में। जैसा मैंने आप लोगों से कई बार मालाबार एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस किया है, तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में ये खासकर जो मालाबार एक्सरसाइज है ये कई डायमेंशन से अभी रिसेंटली न्यूज में है, और जैसा मैंने आप लोगों को इस क्वेश्चन के बारे में बताया ये नैनो टेक्नोलॉजी भी कई बार आप लोगों को न्यूज में देखने को मिलती है। जैसे अभी नोबेल प्राइज दिया गया जैसे जीन कटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है, तो हो सकता है फ्यूचर में उससे रिलेटेड आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो अगर जैसे कि कोई भी टेक्नोलॉजी अगर न्यूज में है तो जैसे कोई नोबेल प्राइज मिला है या फिर कोई नया अभी एक्सपेरिमेंट हुआ है, ठीक है, ब्लैक होल के बारे में कई बार आप लोगों ने चीजें देखने को मिली, न्यूज में रहती है, तो इसके चांस ज्यादा हो जाते हैं कि एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने आप लोगों से बात की मालाबार एक्सरसाइज के बारे में, तो अगर मालाबार एक्सरसाइज के बारे में आप लोगों से यहाँ पर बात करूं तो इसको अगर थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये जो मालाबार एक्सरसाइज है कई सारे रीजन की वजह से न्यूज में है। एक तो यहाँ पर क्वाड जो ग्रुप होता है, क्वाड ग्रुप में टोटल 4 मेंबर हैं, इंडिया, रसिया, इंडिया, यूएसए और यहाँ पर बात करें जापान, ऑस्ट्रेलिया, तो टोटल मिलाकर ये 4 मेंबर हैं। अगर इनको आप लोग मैप में देखना चाहें तो आप लोग देखते हैं, यहाँ पर हो गया यूएसए, ये हो गया अपनी प्यारी कंट्री इंडिया, यहाँ पर हो गया जापान और यहाँ पर हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो ये 4 कंट्री के द्वारा मिलकर क्वाड ग्रुप बनाया गया है, तो इसी के बारे में यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। आज की डेट में चारों की चारों कंट्री जो हैं ये आप लोगों को देखने को मिलेगा ये मालाबार एक्सरसाइज का भी पार्ट बन चुकी हैं, तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा हैं क्योंकि ये रिसेंटली न्यूज में भी है। जब इंडिया और चाइना के हम लोग रिलेशन के बारे में बात करते हैं, एलएसी को लेकर जो यहाँ पर दोनों के बीच में झड़प है, तो उसके चलते भी फ्यूचर में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। बोला गया कि मालाबार जो नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्टार्ट हुई थी एज ए बायलेटरल एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी, यानी कि 2 कंट्री के बीच में ये एक एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी, फिर आगे चलकर इसमें जो है यूएस से जुड़ गया, यानी कि पहले इंडिया और जापान के बीच में स्टार्ट हुई थी, फिर यूएस से इसमें परमानेंट मेंबर जुड़ गया। तो ये स्टेटमेंट है पहली। दूसरा बोला गया कि एक एनुअल एक्सरसाइज है जो कि इंडियन ओशन में आप लोगों को देखने को मिलती है, तो बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है, तो यहां पर ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। सही आंसर क्या है ये आप लोग बताइए। पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और आंसर बताइए, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोग कहां पर इसमें गलती कर सकते हैं, ठीक है। आंसर बताइए, वीडियो को यहीं पे पॉज कर और फिर आगे देखिएगा। तो मालाबार एक्सरसाइज के बारे में पहले आप लोगों को मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन बताता हूं, तब आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ पाएंगे। मालाबार एक्सरसाइज जो है ये हमारी कंट्री और यूएसए के बीच में स्टार्ट की गई थी 1992 में।
तो 1992 में इस एक्सरसाइज को स्टार्ट किया गया था, पर 1998 में जब हमने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया इस एक्सरसाइज को स्टॉप कर दिया गया था, क्योंकि यूएसए नहीं चाहता था कि इंडिया के पास में या फिर वर्ल्ड में कोई भी और कंट्री जो है उसके पास में न्यूक्लियर बॉम्ब आए। पर हमारे पास में न्यूक्लियर बॉम्ब आया तो हम लोगों को इस तरीके से बाइकआउट किया गया वर्ल्ड के द्वारा कि जो भी हमारे साथ में किसी भी तरीके की एक्सरसाइज या कोई भी सपोर्ट थी वो सारी छीन ली गई। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी यहाँ पर उनमें से एक कंट्री था जिसके द्वारा यहाँ पर हमारे साथ में मालाबार एक्सरसाइज को बंद कर दिया गया और फिर इसको स्टार्ट किया गया 2002 में, यानी कि एक बार बंद करने के बाद में 2002 में इनके द्वारा फिर से इसको स्टार्ट किया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर वो आप लोग समझिए। यहां पर अगर बात की जाए मालाबार एक्सरसाइज में, तो सबसे पहले तो यहां पर जो इंडिया और यूएसए के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ना कि जापान के द्वारा, तो ये स्टेटमेंट यहां पर गलत है। जापान ने इसमें ज्वाइन किया है यहां पर 2015 में, और अभी क्वाड ग्रुप मैंने आप लोगों को बोला ना 4 मेंबर, क्वाड मतलब 4, तो अभी यहां पर ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ज्वाइन किया गया इसको 2020 में। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, कई बार कंफ्यूजन में आप लोगों को डाला जाता है, जैसे यहां पर आप लोग देखते हैं। तो परमानेंट मेंबर जो है अभी यहां पर ऑस्ट्रेलिया को भी इसका बनाया जा रहा है, तो 4 मेंबर अभी आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे, तो स्टेटमेंट गलत होगी। ये एक एनुअल एक्सरसाइज है जो कि ओनली इंडियन ओशन में देखने को मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है कि इंडियन ओशन में ही देखने को मिलती है। दिस इज एन एनुअल एक्सरसाइज हेल्ड इन इंडियन ओशन, नहीं, तो ऐसा नहीं है कि इंडियन ओशन में ही देखने को मिलेगी, पहले फिलीपीन में अभी देखने को मिली थी, तो अलग अलग एरिया में ये एक्सरसाइज आप लोग को देखने को मिलती है। तो आंसर सही क्या हो गया? आंसर सही हो गया डी। ठीक है, तो यहां पर जो दोनों स्टेटमेंट गलत होगी। पर लेकिन क्या आप लोगों ने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा है? अगर आप लोगों ने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा है तो पता होते होते भी आप लोगों ने क्वेश्चन गलत कर दिया, क्योंकि पूछा गया यहां पर स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, तो दोनों स्टेटमेंट नोट करेक्ट है, तो आंसर बी हो गया। समझ रहे हैं ना आप लोग मैं क्या बताना चाह रहा हूं? यही एक ऐसी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी वजह से कई सारे बच्चे जो हैं वो मान लीजिए उनका प्रीलिम्स क्लियर होना था, 1-2 नंबर से रह गया, तो 1-2 नंबर यहां पर चला गया, यानी कि जल्दबाजी में पता होते होते भी क्वेश्चन को गलत कर आ गए। तो ये ऐसे क्वेश्चन खड़ते हैं जब एग्जाम में आप लोग का 1 साल आप लोग का पे करना पड़ जाता है एक्स्ट्रा, अगर कोई ऐसी एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो जरूरी है कि आप लोग इस तरीके क्वेश्चन को थोड़ा सा फोकस देकर अगर चलोगे तो आप लोग एग्जाम में कभी भी अनकंफर्टेबल फील नहीं करोगे। तो इसके ऊपर आप लोग जरूर ध्यान रखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो कि कई सारे बच्चे इसके बारे में बात भी करते रहते हैं। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करने से जाएगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप लोग करेंगे उतना ही ज्यादा आप लोग यहाँ पर इस तरीके की सिली मिस्टेक जो है उनसे अपने आप को बचा पाएंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? आंसर इसका सी हो गया, ना कि डी। अगर यहां पर नोट नहीं होता तो आंसर इसका क्या होता? आंसर इसका डी होता। ओके, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहां पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 चीजों के बारे में बात कर रहा है, एक तो नेशनल पार्क के बारे में बात कर रहा है और एक ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में यहां पर बात कर रहा है। और खासकर अगर नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड कोई बात अगर की जाती है तो डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछने को बन जाता है। नामदफा नेशनल पार्क के बारे में ऑलरेडी क्वेश्चन आप लोगों से अगर प्रीलिम्स के पुराने क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहां पर नामदफा नेशनल पार्क के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो बोला जा रहा है कि नामदफा नेशनल पार्क ये इंडिया और भूटान के बॉर्डर पर आप लोगों को देखने को मिलता है। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया है कि यहां पर नाव दियांग रिवर है जो कि ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की, जो इसमें से होते हुए गुजरती है। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। तो यहां पर आंसर कौन सा सही है? ए, बी, सी, एफ, डी। तो यहां पर ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया ओनली 2, सी में बोला गया बोथ और डी में बोला गया नन, यानी ये कौन सा आंसर सही है ये आप लोगों को बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए, नेशनल पार्क के बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो आप लोग की अपलोड कर रखी है सारे नेशनल पार्क के बारे में, तो वहां पर उसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं तो उसका भी हल्का सा आइडिया आप लोग को लग जाएगा। बाकी इसके बारे में अगर मैं बात करूं क्वेश्चन के, तो ये क्वेश्चन में अगर आप लोगों से बात करूं तो ये आप लोगों को अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में देखने को मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बॉर्डर पर ये आप लोगों को यहां पर नजर आएगा नामदफा नेशनल पार्क। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर नॉर्थ ईस्ट से बारे में बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश हमारी कंट्री का एक ऐसा राज्य है जो हमारी कंट्री के ओनली 2 राज्यों को टच करता है, पहला आसाम और दूसरा हो गया नागालैंड। बाकी अगर इंटरनेशनल बॉर्डर के बारे में बात करें, बाहर वाली कंट्रियों किस किस को टच करता है, यहां पर हो गया भूटान, ये हो गया चाइना और यहां पर हो गया म्यांमार, यानी कि हमारी कंट्री के 2 राज्य है और इंटरनेशनल बॉर्डर को 3 को टच करता है यहां पर ये। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है ये ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में बात की जा रही है। तो ये यहां पर जो नाव दियांग जो रिवर है ये ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की, ये इस नेशनल पार्क में से होती हुई गुजरती है। तो आगे क्वेश्चन बनने के चांसेस है कि इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो आंसर इसका सही क्या हो गया? सही हो गया यहां पर बी, यानी कि ये म्यांमार के बॉर्डर पर देखने को मिलेगा, ना कि भूटान के। और एक अगर यहां पर मैं नोट लगा देता, ठीक है, तो यही क्वेश्चन आप लोगों का चेंज हो जाता, यानी कि यहां पर पूछा गया कि कौन सा आंसर सही नहीं है, तो आंसर आप लोगों का ए हो जाता फिर। तो इसीलिए क्वेश्चन का आंसर पता है पर लेकिन पढ़ने में गड़बड़ कर दी, तो एक क्वेश्चन नहीं है आप लोग का वो। देखिए आप लोग सोचते हैं कि एक क्वेश्चन गलत हो गया, नहीं, एक क्वेश्चन गलत नहीं हुआ आप लोग का, यहाँ पर 2 तो मार्क्स आप लोग के गए हैं ये वाले, और इसी के साथ में आप लोग 1/3 मार्क्स जो है अगले वाले क्वेश्चन के खा गए हो यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि ये आप लोग को डबल कॉस्ट पे कर रहा है इस तरीके से। तो इसलिए ध्यान पूर्वक आप लोग को काम करना होता है। अगर ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में आप लोग को थोड़ा सा बताऊं,
इसको यारलंग जांगबो बोलते हैं और सांगपो के नाम से भी जाना जाता है इसको तिब्बत वाले रीजन में। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये ब्रह्मपुत्र रिवर देखने को मिलेगी। आगे चलकर जैसे ही ये एंट्री करती है यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर में, इसको जमुना के नाम से बोल देते हैं। जैसे ये गंगा रिवर से जाकर मिलती है, इसको आप लोग यहाँ पर गंगा रिवर को पद्मा बोलते हैं। और फिर जब ये आगे बढ़ती हैं दोनों तो यहाँ पर इसको मेघना के नाम से बोलते हैं, जब ये बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। तो ये सारे ब्रह्मपुत्र रिवर के अलग अलग तरीके के नाम आप लोग को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अगर माइंड में कंफ्यूजन रहेगा तो इनका भी आंसर आप लोग सही से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए आप लोगों के माइंड में। कई बार ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, तो एक ही क्वेश्चन में से कई क्वेश्चन हो गए। नेशनल पार्क कहां पर है, ये आप लोगों को देखने को मिल गया। ये रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, इसकी ब्रह्मपुत्र कहां पर है। तो एक ही टॉपिक से कई टॉपिक आप लोगों के निकल कर आ जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। आइए अब कुछ न्यूज के ऊपर यहां पर नजर डालते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगा। कई बार आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, इसको बोलते हैं RERA, इसको बोलते हैं रियल इस्टेट रेगुलेशन एक्ट। तो ये क्या है बेसिकली, इसके बारे में थोड़ा सा जानिएगा, उसके बारे में फिर हम लोग आगे समझेंगे चीजों को। ये जो एक ऐसा हमारी कंट्री में बॉडी है जो ये देखती है कि अगर बिल्डिंग्स वगैरह, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग आप लोग देखते हैं आज के डेट में सोसाइटी बनाई जाती है, कई सारे फ्लैट्स वगैरह बेचे जाते हैं, तो ये किस तरीके से बनाई जाती हैं। कई बार कस्टमर से पैसे ले लिए जाते हैं और उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर दिया जाता है और यहाँ पर ये पेंडिंग पड़ा रहता है, तो उनको अलग अलग इसी तरीके से परेशान करते रहते हैं। तो उसी के चलते एक बॉडी ऐसी है जो इन सब चीजों का ध्यान रखती है। तो हमारी कंट्री में इसके लिए एक्ट भी लेकर आया गया था। हरियाणा में जो यहाँ पर रीरा है, इसके द्वारा अभी यहाँ पर क्या किया गया, कैप रख दी गई है यहाँ पर बेसिकली कि हाँ आप लोग अगर जैसे ब्रोकेज चार्ज है, अगर मान लीजिए आप लोग ने देखा होगा कोई आप लोगों को फ्लैट लेना है, ठीक है, तो ब्रोकर होगा बीच में जो यहाँ पर फ्लैट बेचने का और खरीदने का काम करेगा। तो यहाँ पर कैप लगा दिए कि 0.5% से ज्यादा आप लोग कमीशन नहीं ले सकते हैं, यानी कि इससे ज्यादा कमीशन नहीं होगा आप लोगों का। अगर कोई भी फ्लैट आप लोगों को लेना है, बेचना है, खरीदवाना है, तो 0.5% कमीशन होगा आप लोगों का। कोई जमीन बेचनी खरीदवानी है तो ये कमीशन होगा। नॉर्मली क्या होता है, ये एजेंट जो होते हैं ठग लेते हैं लोगों को, बहुत लार्ज स्केल पर कई बार कमीशन यहां पर मारते हुए नजर आते हैं। तो इसके चलते जो जनता है वो एक तरीके से फालतू में इनके चक्कर में फंसी रहती है और बुरी तरह प्रॉब्लम भी फिर झेलनी पड़ती है उन लोगों को। कई परसेंट, कहीं तो 5-10% तक कमीशन यहां पर ये लेते हैं। तो इसके चलते अगर यहां पर फायदा क्या होगा, अगर कम कमीशन ये लेंगे तो जनता को फ्लैट भी थोड़े सस्ते मिल जाएंगे, जो मेहनत की कमाई है उनकी वो सही डायरेक्शन में वो लगा पाएंगे। रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट जो एक्ट है वो मई 2016 में रेगुलेट करता है यहाँ पर रियल इस्टेट सेक्टर को, यानी कि जो भी एक घर बनाना और बेचने वाली बात होगी, और ट्रांसपेरेंसी और इफिशिएंसी यहाँ पर लेकर आएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर इसका रिड्रेसल भी होगा, यानी कि एक तरीके से उसका सोल्यूशन भी निकलता हुआ नजर आएगा। इसके बारे में थोड़ा सा अगर मैं आप लोगों से डिटेल में यहाँ पर बात करूं तो आप लोग इसको समझ पाएंगे। बात की जा रही है यहाँ पर रीरा के बारे में। तो रीरा क्या है, यहाँ पर रियल इस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट, जो बेसिकली यहाँ पर ये एक्ट है हमारी कंट्री में, ये इफेक्ट में आया था मई 1, 2017 से। ये प्रोवाइड कराता है कि किस तरीके से रेगुलेट किया जा सकता है इस पर्टिकुलर सेक्टर को। वरना कई सारे लोग ऐसे हैं कि जिंदगी भर की कमाई बेचारों ने अपनी जो जॉब कर आए हैं तो वहां से उनको फंड मिला है 10-20 लाख रुपए, तो उन्होंने अपने घर लेने में लगा दिया। वो घर जो लेने में उनके द्वारा फंड लगाया गया है, वो पर्टिकुलर बंदा क्या किया, वो पैसे लेकर भाग गया। कुछ ऐसे हैं कि मतलब लटकाए रखे हैं, 10-10 साल तक उनको घर नहीं मिला है। तो ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो कई सारी प्रॉब्लम यहाँ पर निकल कर आती है। बहुत सारे बिल्डर ऐसा करते हैं कि यहाँ पर एक मकान बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, पैसा ले लिया लोगों से, तो ये बिल्डिंग अधूरी छोड़ दी। उस पैसे से जो पैसा इकट्ठा किया है, कहीं और जाकर जमीन खरीद ली, वहां पर बिल्डिंग स्टार्ट कर दी। फिर यहां से पैसा लिया, कहीं और जाकर जमीन खरीद ली, वहां पर बिल्डिंग स्टार्ट कर दी। यानी कि इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं इस तरीके से। तो इसके चलते जो पुराने वाला है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, वो आराम से चल रहा है। तो इसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को यहां पर झेलनी पड़ जाती है। तो अभी यहां पर एक प्रोविजन लाया गया, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से बोला गया कि 70% जो पैसा आप लोग यहां पर जनता से ले रहे हैं, ठीक है, वो आप लोग यहां पर बस ओनली उसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए यूज करेंगे। उसके अलावा आप लोग उसको कहीं और यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि कहीं और जाकर आप लोग उसको यूज कर लीजिए, ठीक है। इसी के साथ में 10% जो प्रॉपर्टी कॉस्ट है यहाँ पर एडवांस पेमेंट आप लोग लेंगे, इससे ज्यादा आप लोग नहीं लेंगे रजिस्टर के लिए। यानी कि अगर मान लीजिए कोई जमीन खरीदनी है, कहीं पर कोई मकान लेना है, ठीक है, तो उसमें बोला गया कि 10% ही आप लोग यहाँ पर पैसा ले सकते हैं। अगर मान लीजिए 100 रुपए है यहाँ पर, ठीक है, तो 100 रुपए में से ओनली 10 रुपए आप लोग यहां पर लीजिएगा। अगर 100 रुपए का मकान है, इससे ज्यादा आप लोगों को नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि क्या करते हैं, ज्यादा पैसा ले लेते हैं और जो इकट्ठा पैसा किया गया है उसमें से 70% जो पैसा है वो यहां पर उसी प्रोजेक्ट के लिए खर्च किया जाएगा जहां पर लिया है। ऐसा नहीं कि इधर उधर आप लोग खर्च करेंगे इसको जाकर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोग प्रोविजन यहां पर बोल सकते हैं। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी के बारे में बात की जा रही है। बोला जा रहा है कि अंडर रीरा के अगर जो बिल्डर्स हैं यहाँ पर, उनको रिक्वायर्ड है कि ओरिजिनल अप्रूवल प्लान जो है
वो यहाँ पर बेसिकली प्रोजेक्ट का आना चाहिए, जिसको आगे चलकर कोई ऑल्टर नहीं किया जाएगा। यानी कि बोला तो था कि यहाँ पर बालकनी इतनी देगी, आगे चल के बालकनी थोड़ा छोटा कर दी, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर प्रॉपर वे में मेंशन यहाँ पर होनी चाहिए। बिना किसी इस तरीके से बिना बायर की कंसेंट के आप लोग चेंज नहीं कर सकते फ्लैट के अंदर। अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग में जो भी उनको फ्लैट के बारे में बताया कि ऐसा फ्लैट मिलेगा, तो ऐसा नहीं कि बाद में आप लोग अपने हिसाब से चेंज कर लीजिए उसे। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने एक आर्टिकल आप लोगों से डिस्कस किया था एनजीटी के बारे में। एनजीटी ने अभी तेलंगाना के अंदर एक प्रोजेक्ट रोक दिया था, उस प्रोजेक्ट का नाम आप लोगों को बताना है, जो मैंने भी आप लोगों को पढ़ाया भी था। वो प्रोजेक्ट पहले तो बोला गया था कि इतना बनाएंगे, फिर बाद में चलकर जब यहां पर इसको क्लियरेंस मिल गया एनवायरमेंट का, तो प्रोजेक्ट उन्होंने डबल कर दिया। यानी कि क्लियरेंस मिलने के बाद में उसकी कैपेसिटी बढ़ा दी। पहले तो अगर बड़ा लेकर चलते तो हो सकता था इसको एक तरीके से क्लियरेंस ना मिलता। तो ऐसी भी कई सारी प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिलती है। तो इसी तरीके से यहां पर फ्लैट पहले बोला कि ये फ्लैट देंगे, फिर बाद में उसके अंदर प्रोविजन चेंज कर दिए, फिर कोई और फ्लैट पकड़ा रहे हैं उनको। तो उनकी तो यार मेहनत की कमाई है बेचारों की, कुछ सोचिए उनके बारे में। तो ये इसके लिए यहां पर ये एक्ट लाया गया ताकि जनता को ऐसी एक्टिविटी से बताया जा सके। फेयरनेस के बारे में बात की जा रही है। इसके बारे में अगर बात करें अंडर रीरा के हम लोग यहां पर, तो ये एक तरीके सॉलिड बेस्ड, ये एक तरीके से कारपेट एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि एक तरीके से जिसके ऊपर मकान यहां पर बनाया जा रहा है। तो बोला जा रहा है कि प्रोजेक्ट में कोई भी डिले आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो भी मनी यहां पर रिसीव की है, ठीक है, तो वो इन्वेस्ट की जाएगी। रिसीव मंथली इंटरेस्ट भी उनका एक तरीके से देखना पड़ेगा, जितने लंबे समय तक आप लोग उसको रख पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग बस ऐसे ही बस पहले क्या किया, पैसे ले लिए, प्रोजेक्ट को डिले किए जा रहे हैं, पता चला 15-20 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए, एक साल का इंटरेस्ट ही इतना हो जाएगा कि आराम से बैठ के मजे में खाएगा इंसान। तो ऐसा नहीं करना है, उसको रोकना है, ठीक है। अगर नॉर्मल तरीके से आज के डेट में आप लोग 1 करोड़ रुपए कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं 1 CR, तो उसमें लगभग 60 से 70 हजार रुपए आप लोगों को पर मंथ जो है इनकम मिलना जनरेट हो जाएगी। तो अगर इस तरीके से ये इनके 15-20 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए, तो आराम से 4-5 लाख रुपए महीना आराम से पीट रहे हैं लोग, ठीक है। तो वो चीजें देखनी पड़ेगी। क्वालिटी जो होनी चाहिए उसके बारे में बात की जा रही है कि जो बायर है, जो रेगुलेटर है, विद इन द 5 ईयर जो डेट यहां पर जो पोजीशन इनके द्वारा दिया जाता है वो फिक्स किया जाता है। विद इन 30 डेज जो बिल्डर को यहां पर प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो इस तरीके से यहां पर चीजें लेकर चलनी है, ठीक है। और ये बात की जा रही है, अगर इसके बारे में बात करें ऑथराइजेशन के बारे में, तो विदाउट रजिस्ट्रेशन कोई भी रेगुलेटर डेवलप यहां पर चीजों को स्टार्ट नहीं करेगा। हर एक चीजों का यहां पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ताकि जनता को किसी भी तरीके से बेवकूफ न बनाया जा सके। तो ये पूरा टॉपिक तैयार हो गया आप लोगों का। अगर फ्यूचर में कोई क्वेश्चन बनता है इसके बारे में कुछ लिखने के लिए आता है, तो माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहां पर आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन है, इसमें बात की जा रही है बेसिकली स्पेशल 301 रिपोर्ट के बारे में। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक बच्चे के द्वारा पूछा गया था कि सर ऐसा क्या होता है इस रिपोर्ट के अंदर, ये कई बार न्यूज में रहती है। तो क्वेश्चन पहले आप लोग पढ़िए। वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। दूसरा बोला जा रहा है कि प्रायोरिटी जो फॉरेन कंट्री है यहाँ पर उनको दी जाती है, प्रायोरिटी लिस्ट रखा जाता है, और वॉच लिस्ट में भी रखा जाता है कंट्री को, और जज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो लॉज है उसके बेस पर। आप लोग ये समझिए, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर ये वीडियो बनाई है, और ये वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं, पर लेकिन कोई दूसरा चैनल इस वीडियो को वहां पर अपने जो पेड कोर्स है उस पेड कोर्स में डालकर आप लोगों को बेचने लगे। तो यहां पर इनडायरेक्ट वे में तो मेरी मेहनत है, मैंने यहां पर मेहनत की, पीपीटी बनाई, वीडियो रिकॉर्ड की, अपलोड की, रिकॉर्ड की, तो सारे रिसोर्सेज मेरे हैं यहाँ पर। उसने क्या किया, बस इसको डाउनलोड किया और अपने कोर्स में बेचना स्टार्ट कर दिया। तो एक तरीके से ये मेरा राइट है, मेरे राइट का वहां पर हनन कर रहा है। अब मेरी चीज है, अब मैं चाहे इसको पेड में दूं चाहे इसको फ्री में दूं, तो मैं हूं इसका हकदार, मैं इसका डिसीजन लेने का हकदार हूं। यानी कि मेरी प्रॉपर्टी कोई और यहां पर इसको यूज करेगा उस तरीके से बिना मेरे से कंसेंट लिए हुए। तो इस तरीके से यहां पर अगर कोई कंपनी ऐसी हरकतें कर रही है, तो यहां पर ये क्या करते हैं, उसको वॉच लिस्ट में डालते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। सही आंसर क्या है? बी, सी, एफ और डी। तो सही आंसर है यहां पर इसका बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट सही है। ये वर्ल्ड बैंक के जो यूएस रिप्रेजेंटेटिव जो ट्रेड से रिलेटेड है उनके द्वारा ये लिस्ट प्रस्तुत की जाती है, ना कि यूएसए के जो रिप्रेजेंटेटिव है, ना कि वर्ल्ड बैंक के। ये जो रिपोर्ट बेसिकली प्रस्तुत करते हैं इसको बोलते हैं यूएसटीआर, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हैं, ना कि वर्ल्ड बैंक इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन में आप लोगों को नहीं आना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। तो यही रहता है कि प्रायोरिटी लिस्ट में यहाँ पर रखा जाता है फॉरेन कंट्री को, वॉच लिस्ट में रख दिया जाता है फॉरेन कंट्री को, और जाकि वो किस तरीके से अपने जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज हैं उनको यूज करें, उसके बेसिस पर इनको जज किया जाता है, और फिर उसके साथ में कैसे आगे चीजों को लेकर चलना है वो चीजें देखी जाती हैं, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर इसका बी हो गया, यानी कि ओनली सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर ये बात की जा रही है बेसिकली इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा अभी रिसेंटली 50 बस दिल्ली में स्टार्ट की गई है, ये हाइड्रोजन सीएनजी को यूज करते हुए। आप लोगों को याद होगा मैंने HCNG के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था। तो हाइड्रोजन सीएनजी की जब हम लोग बात करते हैं तो 5 से लेकर 9% तक का आप लोगों को इसमें हाइड्रोजन देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर आप लोगों को CNG, ठीक है, ये नजर आएगा यहाँ पर। तो ये फ्यूल यहाँ पर यूज किया जा रहा है ताकि जो यूज किया जा सके टेक्नोलॉजी को। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि जो पोल्यूशन है वो काफी और ज्यादा डिक्रीज यहाँ पर हो जाएगा। तो इसके चलते जो यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है,
ये मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं यहाँ पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ में, ताकि अच्छे से हम लोग इस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकें। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा रिसेंटली लॉन्च की गई 50 जो बसेस यहाँ पर हाइड्रोजन सीएनजी फ्यूल बेस्ड ऑन, ये बेसिकली परफॉर्म कर रही है सिंगल स्टेप टेक्नोलॉजी, इनके जो अभी यूज कर रहे हैं दोनों मिलकर दिन के द्वारा यहाँ पर इसको बनाया गया। टेक्नोलॉजी जो है ये बायोमास के ऊपर यहाँ पर बेसिकली काम कर रही है, यानी कि बायोमास को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये था यहाँ पर ये टोटल इसके बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर बन सकता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन सीएनजी के बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। तो थोड़ा सा डिफरेंट डिस्कशन हुआ, क्योंकि ज्यादा आज मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिला इसको जो क्वेश्चन को लगाने, तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा तो आप लोग क्वेश्चन डिस्कस करता हूं कुछ क्वेश्चन की फॉर्म में। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग कुछ ना कुछ फायदा इसका जरूर हुआ होगा। अगर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला है तो, या फिर कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में जरूर बताएगा। बाकी आगे से रेगुलर आप लोगों को वीडियो देखने को मिलती रहेगी। ठीक है, ना होने से कुछ होना अच्छा है, तो इसके चलते एंजॉय कीजिए। बाकी अगर फिर भी अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिएगा वीडियो को और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए